मॉर्निंग। तो आप सबको एक कहानी यहाँ भी इस पाठ के दूसरे चरण में स्वागत करते हुए कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि मन्नू भंडारी जी तो अपने जीवन के प्रारंभिक अंत के बारे में विस्तृत रूप से बताया था और साथ साथ अपने पिताजी के अच्छाई के बारे में और उनके कमज़ोरी के बारे में भी हमारे सामने प्रस्तुत किया था। उनके पिताजी अभी शक्की स्वभाव वाले शक करना तो शक्की स्वभाव वाले बना दिया था। उसके चपट में कभी कभार उनके बच्चे भी आ जाते थे। तब आगे वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे। पर यहाँ पितृगान मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उसका गौरव गान करना है। वे कहती है मैं पिताजी के बारे में आपको इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बता रही कि उनके गौरव गान करना है, उनके बारे में महान कार्य के बारे में बोलना है, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में बुनती हुई है या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उनसे उबर नहीं पाई। तो लेखिका का कहना है मैं मेरे माता पिता के पिताजी के बारे में यहाँ पर उनके गौरव गान गाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे इतना ही कहना है तो उनके अनचाहे या चाहे जो व्यवहार है, उनके जो व्यक्तित्व की जो परछाई है मेरे व्यक्तित्व के अंदर कहाँ जाकर ग्रंथियों में जन्म ली है बोलकर मुझे आपको बताना है। बचपन में मैं बहुत दुबली पतली मरियल सी थी। बचपन में मैं कैसी थी? दुबली थी, पतली थी और मरियल मरने के समान बहुत कमज़ोर थी। गोरा रंग पिताजी का कमज़ोरी है। गोरा रंग जो है पिताजी की कमज़ोरी है। तो पहले ही बता दिया मैं दुबली और मरियल थी और गोरा रंग तो पिताजी का क्या है, उनकी कमज़ोरी थी। बचपन से ही मुझसे 2 साल बड़ी मेरी बहन जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत गोरी थी, स्वस्थ और हंसमुख थी, उसके साथ मुझे तुलना कर करके मेरे साथ बात किया जाता था। वो जो बातें पिताजी के ज़बान से जब बातें निकलती है, एक बच्चे को अच्छा और एक बच्चे को बुरा बोलकर कहा जाता है। एक बच्चे को ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे बच्चे को ज़्यादा कम पसंद करते हैं। तो कम पसंद करने वाले उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो वो कम पसंद करने वाले बच्चों में मैं थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो तवज्जो से नहीं देखा करते थे। मुझे अक्सर मेरे बहन के साथ कंपेयर करते, देखो वो कितनी गोरी है, देखो वो कितनी स्वस्थ है, देखो वो कितनी हंसमुख है बोलकर बार बार मुझे तुलना करके बातें करते थे। लेकिन आज जाकर मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, मेरे नाम के सामने सम्मानजनक शब्द जोड़े जा रहे हैं और सभाओं में मुझे पुकारा जाता है। क्या ऐसा पुकारने से वो पुरानी जो दिल पर लगी हुई चोटें जो हैं, पुरानी जो यादें हैं, क्या वो कम हो जाएगी? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने हो आती हूँ। आज भी कभी कभार सभाओं में मेरे नाम के सामने सम्मानजनक शब्द लगाकर जब संबोधित किया जा रहा हो
तो ऐसे समय में मुझे अपने आप पर आश्चर्य होता है, संकोच होता है, मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ। पिताजी तो इस तरह से मुझे कहते थे, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हकीकत है, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो नामुमकिन बोलकर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। कभी कभार संकोच और समझ जाती, मुझे संकोच होता था, संकोच यानी शर्म आती थी कि भाई कैसा है मेरे साथ, मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया है बोलकर मुझे उन घटनाओं को याद करके मुझे शर्म आती थी। संकोच का मतलब शर्म आना। शायद अचेतक की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। मतलब इन सभी कारणों की वजह से जब वो यादें आ जाती है, क्या मैं इतनी सी लड़की, ऐसा मेरी उपलब्धियाँ, मेरी जो किताबें हैं, मेरे जो साहित्य संग्रह है, ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या, ये संभव है क्या, बल्कि मुझे कभार मुझे क्या होता था, ये सब झूठे हैं, तुक्का है, ये सब झूठ है बोलकर मुझे महसूस होता था। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देता है। तो उनकी जो शक का जो स्वभाव था, वो स्वभाव भी मेरे ऊपर पड़ने लगा है। जब मैं ऐसे किताबें लिखती हूँ, जब मैं ऐसे मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे सम्मान दिया जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि भाई ये तो शक तो नहीं मेरे ऊपर कोई किया जा रहा है, कोई शक तो कर लेगा तो कैसे होगा बोलकर जो पिताजी का जो शक्की स्वभाव था वो मुझ में समा गया है। अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदम उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाएं, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दें, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। लेखिका का कहना है, मेरे पिताजी का एक शक्की स्वभाव, दूसरा गोरे रंग की उनकी कमजोरी, जिनके जो विचार थे, जो बचपन में ही मुझे जो इस तरह से बातें की गई थी, अब उसे भुला नहीं जा सकता। तो वो तो हमारे अंदर गहरा घर बनाकर ही बैठ जाते हैं। केवल ऊपरी तौर पर देखकर, रंग देखकर, रूप देखकर, तो उसके दैहिक सुंदरता देखकर अगर से निर्णय लिया जाता है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि हरगिज़ ऐसा होता नहीं है। तो उसके ज्ञान पर, उनके विचारधाराओं पर यह समझ में आता है। जबकि मैं पिताजी के शक्ति स्वभाव से, पिताजी के आचरणों को जब मैं होश संभाला, जब मुझे मालूमात हुआ, जब मैं कुछ प्रतिक्रिया देने के काबिल हो गई, तो तब से मैं अक्सर पिताजी का और मेरा जो है किसी न किसी विषय पर टक्कर चलता ही रहता है। अक्सर मैं उनसे झगड़ते, मतलब उनकी विचारधाराओं से मैं उनका विरोध किया करते रहते हूँ, और कई बार उनके इसी स्वभाव की वजह से कभी अच्छा भी हुआ है, कभी मेरे साथ बुरा भी हुआ है। और कौन जाने मेरे पिताजी के इन स्वभाव की वजह से मेरे भीतर कहीं ना कहीं कई जगहों पर तो वो कहीं ना कहीं आकर जम गए हैं। और साथ ये भी बताना चाहती है, तो कभी भी जो ऊपरी तौर पर विचारधाराओं को देखकर कोई निर्णय लेना, कुछ कह देना, ये सरासर गलत है, क्योंकि जिस पर ये असर होता है उसी को मालूम होता है कि इसकी स्थिति कैसी होती है, इसका दर्द कैसा होता है। स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, स्थितियाँ ऐसे आकर हमारे रूप को बदल दे, लेकिन बचपन में बीती हुई वो घटनाएं कभी भूल नहीं सकते। तो इस तरह से लेखिका उनके पिताजी के कई विचारधाराओं के बताती है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और
सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी के विपरीत, पिताजी के विरोध मतलब अपोजिट में, मतलब वो जिस तरह का स्वभाव था उसके अपोजिट स्वभाव माँ का था। तो धरती माता से भी कुछ ज़्यादा ही इसे सहनशीलता थी, धैर्य था। धरती माता को जितना धैर्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं धरती के ऊपर रहकर कितने अनाचार करते हैं, कितने समस्याएं लाते हैं, फिर भी धरती संभलती है और शक्तिशाली बनकर धैर्य संभाल कर रखती है और सहन शक्ति सह लेने की उसमें शक्ति ज़्यादा हो जाती है। मेरी माँ में भी ऐसी ही शक्ति थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्त और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकारा करती थी। वे अक्सर हमेशा, वो धैर्य भी उसमें था और सहन शक्ति तो अपार थी, तो शायद उसमें धरती माता से ज़्यादा ही थी। पिताजी की हर आज्ञा का ज़्यादती, जो भी आर्डर देते थे, जो भी आज्ञा करते थे, तो उस आज्ञा का पालन करना ही माता जी का एक काम बन गया था। और उसके साथ साथ बच्चों को जो मांगते हैं, जिस तरह से मांगते हैं, हर उचित अनुचित फरमाइशें जो होती है, उन फरमाइशों को फर्ज उनके जो पूरा करना ही माँ का फर्ज समझा करती थी, सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। तो माँ अपने लिए कभी भी कुछ मांगा ही नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया है। माँ होती है तो माँ कभी ऐसा नहीं करती कि भाई मुझे दो बोलकर मांगती नहीं, पहले देती है और बचा कुचा वो खाती है। तो यहाँ पर भी उनकी माँ का हालत भी ऐसी ही थी। तो माँ बहुत ज़्यादा धैर्यवान और सहन शक्ति उसमें समाई हुई थी। वो पिताजी की हर बात को मानती थी और बच्चों के जायज़ और नाजायज़, उचित और अनुचित फरमाइशों को वो जिद को अपना फर्ज समझकर उसे पूरा क्या, माँ का फर्ज भाई बच्चों के लिए करना ही है बोलकर किया करती थी। हम भाई बहनों का सारा लगाव ज़्यादा सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यहाँ त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। तो वैसे तो हम लोग भाई बहन जो है वे हमेशा माँ के दर्द को समझते थे, तो माँ की बातों से वो प्रभावित होते थे, माँ की जो विचारधाराओं को समझते थे, उनकी सहानुभूति हमारे अक्सर माँ के साथ थी। लेकिन तो माँ की जो हालत थी निहायत असहाय बनकर मजबूरी में लपेटे जाना और उनका त्याग मेरी ज़िंदगी कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना ही उनका त्याग बन सका, ना ही उनकी सहिष्णुता बन सके। खैर जो भी हो, अब यहाँ पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। लेखिका यहाँ खुद अपनी बातों को बताते जा रही है, तो अपने जीवन में क्या हुआ था उसे एक एक करते हुए बताते जा रहे हैं। वे कहते हैं अब बस करती हूँ, पिताजी का स्वभाव तो ऐसा था, माँ का स्वभाव तो ऐसा है, तो मुझे अभी क्या करना है, अब से छोड़ देना है और मेरे व्यक्तिगत मेरे विचारधाराओं पर मैं अब बात करना शुरू करती हूँ बोलकर लेखिका शुरू कर रही है। 5 भाई बहन थे हम लोग, उनमें से सबसे छोटी मैं थी। लेखिका कहती है हम 5 भाई बहन थे, बहनों में सबसे छोटी मैं, बहनों में 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी। कौन बोलकर पूछते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी बोलकर लिखना है। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन बोलकर पूछा जाता है, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी लेखिका यानी कि मन्नू भंडारी जी है। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई थी उस समय लेखिका कितने साल की थी, 7 साल की थी। और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले और सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। तो लेखिका कहती है 5 भाई बहनों में मैं बहुत छोटी थी। जब बड़ी बहन की शादी हुई तो उस समय तो मैं 7 साल की थी। तो उसका धुंधला सा
धुंधले समझ लो, बहुत कम कम यादें उसकी रह गए। लेकिन मुझसे 2 साल की बड़ी रहने वाली मेरी बहन सुशीला, तो उसके साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे खेल खेले, जैसे सतोलियाँ खेली, लंगड़ी टांग खेली, पकड़म पकड़ाई खेली, काली टीलो खेली। तो कमरों के में जाकर गुड्डा गुड्डी की ब्याह करके शादी करने का खेल भी खेल दिया, पास पड़ोस की उन सभी सहेलियों के साथ मिलकर। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ भी गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सोतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा घर। तो लेखिका कह रही है कि हम लोगों ने बहुत सारे खेल खेले हैं, हमारी इनकी जो बड़ी बहन सुशीला के साथ मिलकर और गली के सहेलियों के साथ मिलकर बहुत खेले हैं। लेकिन भाइयों के साथ भी हम लोगों ने खेला है, जैसे गिल्ली डंडा खेला है, पकड़म पकड़ाई खेला है, पतंग उड़ाने की बात की है, कांच पीसकर मांझा सूंघने की बात हुई है। लेकिन हमारा जो दायरा है वो घर के अंदर था और लड़कों का जो भाइयों का जो ये है वो घर के बाहर था। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही सीमित समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। तो आप सबको मालूम है आज के ज़माने में हम लोग घरों को अक्सर बंद करके रखते हैं, दरवाजे बंद करके रखते हैं। लेकिन गांव में अगर से देखा जाए तो गांव की जो परिस्थिति होती है वहाँ कभी बंद ही होता नहीं। रात के सोते समय दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन दिन में कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है, क्योंकि गांव की स्थिति ही ऐसी होती है। तो अजमेर शहर उतना बड़ा उस समय शहर भी नहीं था, वो छोटा सा था, छोटा शहर था। लेकिन पहले के ज़माने में अक्सर लोग, एक मोहल्ला है तो मोहल्ले में दरवाजे बंद नहीं होते थे। सब लोग किसी के घर में कोई जाए आए, घूमे फिरे, खेले, कोई कुछ कहता नहीं था। तो मतलब एक सब थोड़े घर तो इनके परिवार के हिस्से ही बन गए थे। तो आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है। किसी घर को कोई बच्चा अगर से जाकर आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत उसके बारे में सोचते हैं, उसे मत बुलाओ, इसे मत बुलाओ, वहाँ मत बैठाओ, यहाँ मत बैठाओ, या तो तुम चली जाओ, तुम भी मत जाओ, तुम बाहर बैठो, इधर बैठो बोलकर बोला जाता है। लेकिन हकीकत में तो बच्चे पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। लड़कियाँ हैं लेकिन पूरा मोहल्ला ही एक खेल का मैदान बन जाता था। कभी कोई अपने दरवाजे बंद नहीं करते थे, किसी घर में कोई जाकर आए कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। पड़ोस कल्चर किसे कहते हैं मतलब पूछा था। पड़ोस कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब संस्कृति, सभ्यता। पड़ोस का मतलब आस-पास रहने वाले लोगों का जो कल्चर होता था पहले, सब लोग मिलजुल कर जो रहने की जो आदतें होती थी। लेकिन आज जो है तो ऐसा नहीं है। आधुनिक दबाव में जीने वाले, महानगरों में रहने वाले लोग जो है वे हमारी परंपरा को, यानी कि पड़ोस कल्चर को उसे क्या है भूल गए हैं। विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित बना दिया है, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। असहाय भी है, असुरक्षित भी है। पड़ोस कल्चर आज नाम नहीं है। पहले के ज़माने में जब भी ऐसे छोटे छोटे गांव में कुछ हादसा होता, पूरे गांव को समाचार मिल जाता, पूरे गांव के लोग एक हो जाते थे। लेकिन आज मोहल्ले में कुछ हो जाता है तो पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग आते हैं, लेकिन पास में आजू बाजू रहने वाले, पास पड़ोस में रहने वाले कोई आता नहीं है। और मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 छोड़कर उसमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी।
लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। इसी समय का दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतनी वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। लेखक का कहना है, जितने भी मोहल्ले में पड़ोस कल्चर होने की वजह से हम लोगों ने जो भी आसपास में मिलते थे, खेलते थे, कूदते थे, हर घर में जाते थे, हर कोई किसी घर में आ जाता था, कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन आज के महानगरों के इस माहौल में ये सब प्रतिबंध हो चुका है, पड़ोस कल्चर लोग ये भूल गए हैं। इसीलिए लेकिन मेरी जितने भी कहानियाँ हैं वो पूरे कहानियों में 1 2 4 छोड़ के बाकी पूरे इसी मोहल्ले के पात्रधारी, इसी मोहल्ले में रहने वाले पात्र हैं। तो वो मेरे लेखनी में जब मैं कहानियाँ लिखने बैठ गई तो कहानियाँ लिखते समय जो पात्र उतरे, उनकी भाषा, उनकी भंगिमा, उनका जो विशेषता जो उतरी, तो उसे मुझे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो देखा था तो उसी को मैं उतारते गई थी। इसका उदाहरण अगर से देना है, महाभोज दास साहब का जो पात्र है, कई साल के बाद में मैंने महाभोज का लेखन की थी। दास साहब का जो पात्र है वे तो आंखों के सामने ऐसे ही आ गया था, उसे देखकर मुझे ही क्या होता है, सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो इस तरह से आज का पाठ मैं इसी समय समाप्त करता हूँ। तो अगला वाला हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा हम लोग आगे क्लास में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।